हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पहले हमने टॉपिक मतलब कंप्लीट किया था दैट इज़ आवर डिकम्पोजिशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो आई होप आपको वो सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दैट इज़ एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एनर्जी फ्लो है, व्हाट इज़ एनर्जी फ्लो? एनर्जी फ्लो है कि यार देखो, जैसे कि कल मैंने आपको बताया प्लांट्स लेते हैं एनर्जी सन से, देन उसके बाद उससे हायर लेवल उसकी एनर्जी लेके जाता है, देन उससे हायर लेवल उसकी एनर्जी लेके जाता है। तो एनर्जी का किस टाइप से फ्लो या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जब एनर्जी का फ्लो होता है उस केस में एनर्जी लॉस भी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। देखो इस लाइन में लिखा क्या गया है, कहते हैं कि जो तो बहुत ही डीप सी में प्लांट्स और जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको तो एनर्जी मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनको सन की रेज ही नहीं पहुंचती, इतना डीप होता है, इतना डीप सन की रेज नहीं जाती। सो इसीलिए उन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है वो छोड़कर सन इज़ द ओनली सोर्स। बाकी सबको जो है वो सन ही है एक सोर्स जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है अर्थ के ऊपर। एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। On the incident solar radiation less than 50% of it is photosynthetically active radiation। अब देखा जाए तो मान लो अगर हमारा जो सन है वो 100% अपनी रेज जो है वो अर्थ पर देता है, लेकिन उनमें से भी जस्ट 50% ही जो रेज होती हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं। बाकी सब जो है वो वेस्ट चली जाती हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं होती, ठीक है। वी नो दैट द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हमें पता है कि जो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, फिक्स सन रेडिएंट। अब हम तक एनर्जी कैसे पहुंचती है? सबसे पहले क्या है, हमारे जो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, फिक्स सन रेडिएंट एनर्जी वो लेते हैं उनसे एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट एनर्जी जो है वो सन से नहीं ले सकते, इसीलिए सबसे पहले प्लांट्स एनर्जी लेते हैं। और रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। देन वहाँ से क्या है, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सिंपल फूड बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। फूड बना के प्लांट्स कैप्चर ओनली। अब फूड बना करके क्या होगा, जैसे कि अगर जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो उस फूड को खाते हैं तो वो एनर्जी डायरेक्टली उन्हें प्रोवाइड की मिल जाती है। लेकिन जो जो वेजिटेरियन है वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के फ्रूट्स वगैरह को खाते हैं तो उन्हें वो एनर्जी डायरेक्टली मिल जाती है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, वो फ्रूट्स को खाते हैं तो उन्हें उस तरीके से वो एनर्जी मिल जाती है। देन वी नो दैट प्लांट्स कैप्चर। अब देखो 50% रेज जो आई, मतलब 100% में से 50% हमारे लिए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंस थी। उनमें से भी जो 50% रेज आई उनमें से जो एक प्लांट है वो जस्ट 2 to 10% रेज ही क्या करता है, फोटोसिंथेटिकली जो रेज है वो लेता है। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PR एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। और सिर्फ इतनी ही एनर्जी जो है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड में क्या करती है, घूमती रहती है। So it is very important to know that how solar energy captured by plants flow through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent on their food on producers either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producers and then the consumers. मैंने ये कल भी बताया था, एनर्जी का फ्लो वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ना कि बाई डायरेक्शनल। सबसे पहले उन्हें कौन लेते हैं, प्रोड्यूसर्स लेते हैं, ठीक है। देन उन्हें कौन लेता है, कंज्यूमर्स लेते हैं। उसके बाद दिस इज इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। येस अ केस ऑल्सो ऑफ कोर्स ऑल्सो इट इज़ कीपिंग सेकेंड लॉ। ये आप रहने दो, ये जो लिखा है इसमें फॉलो करो। उन्होंने बोला है कि क्या ये एक फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, येस उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। फॉर द इकोसिस्टम आर नॉट exempt from the second law of the thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require. To contrast the universal tendency toward increasing disorder lines. The green plant in the ecosystem are called producers. What is producers? Producers क्या है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं जितने भी इकोसिस्टम में वो सब क्या है, प्रोड्यूसर्स है।
In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and the woody plants. Likewise, producers in an aquatic ecosystem are various species like phytoplanktons, algae and higher plants. टेरिशियल इकोसिस्टम में देखा जाए तो जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स हैं, और अगर हम यही क्या है एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखें तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हाइयर प्लांट्स क्या हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं. नेक्स्ट इज यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन्स एंड वेब. यहाँ पे हम फूड चेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और फूड चेन्स को वेब्स भी बोला जाता है, दैट एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट. सबसे पहले हम प्लांट से स्टार्ट करते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. Food chains or rather webs are formed such that an animal's feed on plant or another animal and in turn is food for another. क्या है फूड चेन? क्या है, सबसे पहले अगर प्लांट है तो प्लांट को कोई एनिमल खाएगा, देन उसको अलग एनिमल खाएगा. इस तरीके से ये फूड की चेन जो है वो चलती जाती है. द चेन और वेब इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे पर वो डिपेंड कर रहे हैं. इसी तरीके से हमारी फूड चेन जो है वो चलती है. No energy that is trapped into an organism remain in it over forever. कहते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेता है तो वो forever के लिए उसके अंदर नहीं रहती, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है उससे नेक्स्ट लेवल पे. जैसे कि अगर आप कहते हो ना कि अगर कोई प्लांट एनर्जी ले रहा है सन से, अगर वो प्लांट जो है उसको कोई भी जानवर या डियर वगैरह नहीं खाता तो फिर वो एनर्जी तो मतलब उसके पास ही रहेगी. नहीं, अगर वो प्लांट के पास एनर्जी है तो क्या होगा, उसके लीव्स गिरेंगे, लीव्स गिरने के बाद वो डिकम्पोज होंगे. जब डिकम्पोज होंगे तो उसके अंदर जितने बैक्टीरिया वगैरह होंगे डिकम्पोजिशन के टाइम वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो दैट मीन्स कि जो एनर्जी है वो मतलब फॉरएवर किसी के भी पास नहीं रहती है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है. द चेन और वेब इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी एंड द एनर्जी trapped by producers hence is either passed on to a consumer or the organism dies. Death of organism is beginning of in dry food chain and ये वही लाइन लिख दी गई है जो मैंने अब भी आपको बताई. All animals depend on plants. जो भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या तो वो डायरेक्टली हो सकते हैं या इनडायरेक्टली. डायरेक्टली के केस में आप वेजिटेरियंस को देख लो, वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं. इनडायरेक्टली के केस में आप जितने भी लॉइन वगैरह हैं उनको देख लो. लॉइन सबसे पहले तो एनर्जी लेगा तो प्लांट से ही, मतलब लॉइन अगर डियर को खाएगा और डियर किसको खा रहा है, प्लांट को खा रहा है. फॉर देयर फूड नीड्स दे आर हिंस कॉल्ड कंज्यूमर्स. और उनको जो इनडायरेक्टली ले रहे हैं उनको हम जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ले रहे हैं प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स. एंड ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स. इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स, अगर ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं द प्लांट, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है. And if the animal eat other animal which in turn eat the plant or they produce, they are called secondary consumer. यार कुछ भी लिख लो इसमें, मतलब बार बार एक ही लाइन को घुमा घुमा के बोला गया है. यहाँ पे समझा देती हूँ, ये सब एक ही चीज़ को बार बार घुमा घुमा के इन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है. देखो क्या होता है कि जो हमारे पास कोई यहाँ पे क्या होगा, प्लांट होगा, उसको खाने वाला डियर. मैं कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ, वट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर. उसको खाने वाला लॉइन. किसी भी चीज़ में आप यही एग्जांपल हो, ये बहुत इजी सी एग्जांपल है. तो देखो यार, प्लांट क्या है, हमारे पास एक प्रोड्यूसर है. ठीक है, जो एनर्जी सन से ले रहा है और आगे प्रोड्यूस करके सबको दे रहा है. डियर हमारे पास है कंज्यूमर, क्योंकि ये प्लांट से एनर्जी ले रहा है. और लॉइन भी हमारे पास क्या होगा, कंज्यूमर होगा. उसके बाद क्योंकि जो डियर है वो डायरेक्टली प्लांट से एनर्जी ले रहा है, इसीलिए ये है तो कंज्यूमर लेकिन डायरेक्टली प्लांट से एनर्जी ले रहा है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. और लॉइन डायरेक्ट प्लांट से एनर्जी नहीं ले रहा, अगर वो भी प्लांट से एनर्जी लेता तो वो भी क्या होता, प्राइमरी कंज्यूमर. लेकिन वो डियर से एनर्जी ले रहा है, डियर को खाएगा तो उससे एनर्जी लेगा, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. समझे? मतलब ये अगर ये भी डायरेक्ट प्लांट से लेता तो ये भी हमारे पास प्राइमरी ही होता, लेकिन क्योंकि ये इसको खा करके खुद की एनर्जी को मेंटेन कर रहा है, खुद को मतलब एनर्जी दे रहा है अपनी बॉडी को, दैट मीन्स दैट इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर. राइट. सो नेक्स्ट कंज्यूमर हो गया आपका. क्या क्या प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं. देन इफ़ एनिमल ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट और दे प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर.
लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर टू, इसी तरीके से अगर लॉइन को कोई खाने वाला होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, टर्शरी कंज्यूमर। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स। देखो कहते हैं कि ये बात सही है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो हर्बीवोर्स होंगे, बिल्कुल, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स को ही खाएंगे और किसी को नहीं खाएंगे, वो प्लांट्स को खाएंगे। जो सबसे पहले सन से एनर्जी ले रहा है उसी को खाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास हर्बीवोर्स हो जाएंगे। सम कॉमन हर्बीवोर्स, कुछ कॉमन से हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स भी हैं ऐसे, मैमल्स, इन टेरेशियल इकोसिस्टम एंड मोल्यूस्क्स हो सकते हैं हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखना अच्छे से। देन द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स। अब जितने भी कंज्यूमर्स इन सब हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। और मोर करेक्टली अगर आप बोल सकते हो तो दैट इज़ द प्राइमरी कार्निवोर्स। अब देखो इस केस में सबसे पहले हम इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल रहे थे। एक और नाम हम इनको दे सकते कि अगर ये डायरेक्टली इनको खा रहे हैं तो दैट इज़ प्राइमरी कार्निवोर। अगर लॉइन वगैरह कोई खाने वाला होगा दैट इज़ सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। थॉट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे नाम दे दिए हैं। कार्निवोर्स भी वही है, कंज्यूमर्स भी वही हैं, बस जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे वो प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। क्या करो, एक नंबर पीछे चलो, मतलब अगर ये सेकेंडरी है तो कार्निवोर्स के केस में ये प्राइमरी होगा, ठीक है। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन GFC इज डिपिक्टेड बिलो। उसके बाद अब मैं आपको एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन दिखाती हूँ। जैसे कि ये ग्रास है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर है हमारे पास ग्रास। गोट क्या खाएगी, ग्रास को, दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। गोट को कौन खा सकता है, मैन खा सकता है, लॉइन खा सकता है, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। ये छोटी सी एक फूड चेन यहाँ पे उन्होंने बता दी है कि आपको यहाँ पे GFC और DFC इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है। DFC इज डेट्रिटस फूड चेन, मतलब डिकम्पोजर्स के टाइम पे जो डेट्राइटस होंगे उनको क्या क्या कौन कौन खाता है आगे के आगे, वो भी एक फूड चेन है। बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है, विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। मेनली फंगाई होती है, हमारे पास बैक्टीरिया होता है। दे मेड देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिगार्डिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। ये भी क्या है, एक फूड चेन ही है इनके अंदर। दीज आर ऑल्सो नोन एज द सेप्रोट्रॉफ्स, इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। वट इज मीन ऑफ सेप्रो, हियर इज सेप्रो मीनिंग इज द डीकम्पोज, सेप्रो मीनिंग डीकम्पोज, सेप्रोट्रॉफ्स याद रखना, that is important, okay, saprotrophs. So decomposers secrete digestive enzyme that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them. Next, in an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit for energy flow. What is GFC? Give me an answer. What is GFC? GFC is हमारे पास क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। मैंने बोला है इसको याद रखना। एज अ गेस्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यहाँ पे एक फूड वेब मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, चलो। एज अगेंस्ट दिस, इन अ टेरेशियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन देन थ्रू इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। GFC इज द मेजर कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो GFC है वो ही मेजर जो है एनर्जी फ्लो है। As against this, in an interterrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. कहते हैं कि टेरेशियल इकोसिस्टम के केस में जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो डेट्राइटिस की फूड चेन से, DFC से ज़्यादा फ्लो करती है, ना कि GFC से। डेट्राइटिस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन। जो डेट्राइटिस फूड चेन है वो मे भी कनेक्टेड हो सकती है ग्रेजिंग फूड चेन से एट सम लेवल्स। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल्स एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेज, क्रॉस एक्सेट्रा आर omnivores. These natural interconnection of food chains make it food web. इनका सबका एक अलग अलग क्या है, फूड चेन का कनेक्शन है। कोई किसी से कनेक्ट हो रहा है, कोई किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहा है, इस सबको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। सो
Organisms occupy a place in the natural surrounding or in the community according to their feeding relationship with other organisms based on the source of their nutrition or food. Organisms occupy a specific place in the food chain that is known as the trophic level. प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करेंगे. हर्बीवोर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, टू द सेकंड, एंड कार्निवोर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल के साथ क्या होंगे, कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है आपको. तो ये किस चीज़ का चार्ट है, ट्रॉफिक लेवल्स का. जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं दैट इज़ T1 फर्स्ट लेवल के ट्रॉफिक्स हैं, जो हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि प्लांट्स. इनके अंदर हमारे और कौन कौन से आ सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास और ट्रीज. प्राइमरी कंज्यूमर्स T2 लेवल है. सेकंड ट्रॉफिक लेवल है जिसमें हर्बीवोर्स आ जाएंगे, जू प्लैंक्टन, ग्रास हुपर एंड को. मतलब ये है कि ये एरो तो उसी तरफ को बढ़ा है लेकिन एनर्जी जो है ऐसे ऐसे फ्लो करेगी. लेकिन जो कौन किसको खा रहा है, मैन और लॉइन इन चीज़ों को खाएंगे, बर्ड, फिशेस, वॉल्फ इनको खाएंगे, जू प्लैंक्टन और वो सब इनको खाएंगे, तो एनर्जी का फ्लो ऊपर को जाएगा. ठीक है, तो ये यही है, देख लेना आप अच्छे से, इसको याद करना क्या क्या है. बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है. बिल्कुल भी टेंशन लेके मत पढ़ना, क्योंकि जितनी टेंशन लोगे ये आपको टफ ही लगेगा. दिमाग में सब कुछ घूमता रहेगा. लिखा सब कुछ वही है, एक ही लाइन को बार बार घुमा के. सो अच्छे से पढ़ना. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. सबसे पहले ही मैंने आपको ये लाइन बता दी थी. जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे हम जाते हैं एनर्जी डिक्रीज होती है. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज़ कन्वर्टेड टू डेट्राइटस और डेड बायोमास दैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स. Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands. Each trophic level has a certain mass. हर एक ट्रॉफिक लेवल के पास कुछ मास है. बट अबाउट मतलब मास किससे रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे मास को, कि हर एक के पास कुछ मास है. मतलब कुछ लाइक जैसे मैन और लॉइन है वो एक अलग ट्रॉफिक लेवल है. ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड अ स्टैंडिंग क्रॉप. देखो जिसके अंदर वो मास की बात कर रहे हैं ना, कि कुछ ट्रॉफिक लेवल के पास एक अलग मास है लिविंग मटेरियल का, वो क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप. आगे स्टैंडिंग आपका वो भी आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये स्टैंडिंग क्रॉप है, आगे स्टैंडिंग ऐसे स्टेट भी आएगा. तो इस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन बहुत अच्छे से याद रखो आप कि जिसमें मास की बात हो रही है वो क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप. क्रॉप से वैसे कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं फील्ड वगैरह टाइप से, बट नहीं, मास की बात चल रही है, लिविंग मटेरियल की बात चल रही है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप. तो स्टैंडिंग क्रॉप इट मेजर्ड एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टैंडिंग क्रॉप को हम मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेजर करते हैं. मास को हम और क्या बोल सकते हैं, बायोमास, और द नंबर इन अ यूनिट एरिया. द बायोमास ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेश और ड्राई वेट. मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट. वाई, ये आपको इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ. वट इज़ 10% लॉ, कि जैसे जैसे एनर्जी फ्लो करती है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये 10% लॉ को फॉलो करती है. वट इज़ 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. मतलब 10%. देखो इस पर ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्या करूँगी कि आपको एट द एंड एक क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन को सब अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताना. ठीक है, हर मतलब लेक्चर के लास्ट में मैं उस जो मैंने पढ़ाया उसके रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया करूँगी. उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी आपको मतलब आंसर लगेगा वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे. राइट, तो आज भी मैं 10% लॉ इज़ कि आप किसी भी लेवल को देख लो, वहाँ से जस्ट 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होगी. प्लांट्स ने एनर्जी ली 2 to 10%. वहाँ से अगर डियर उस एनर्जी को लेगा तो उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी लेगा. डियर से लॉइन एनर्जी लेगा तो उसमें से वो भी 10% एनर्जी ही लेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा. दैट इज़ 10% लॉ, कि जितने भी हायर लेवल चले जाएं लेकिन एनर्जी 10% ही होगी. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें अलग अलग लेवल्स दिए जाते हैं कि इससे सबसे पहले इसने एनर्जी ली, देन इससे ली, देन इसने ली, तो बताइए कितने % एनर्जी जो है वो लास्ट वाले ने रिक्वायर की, मतलब टोटली कितनी एनर्जी ली गई. तो आप इस क्वेश्चन में कैसे अटैम्प्ट करते हो कि सबसे पहले आप 10 यहाँ पे लगाओगे कि 10 सब ट्रॉफिक लेवल की 10% एनर्जी ले लो. टोटल कितनी होगी, अगर 3 ट्रॉफिक लेवल है तो दैट मीन्स 30% एनर्जी हो गई, तब 30% को आंसर को टिक करोगे. ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है,
तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद ये एक चार्ट दिया गया है पूरा एनर्जी फ्लो का, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना। वो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो पिरामिड्स हो जाएंगे। पिरामिड्स के अंदर कुछ नहीं लिखने मतलब पढ़ने वाला तो कुछ भी नहीं है। पिरामिड्स के अंदर आपको पिरामिड्स को याद करना पड़ेगा। उसके अलग अलग एनर्जी वाला पिरामिड्स होता है, डिफरेंट पिरामिड्स होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ द पिरामिड। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टुवर्ड द एपेक्स। वन गेट्स ई सिमिलर शेप विदाउट वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स at different trophic level. This relationship is expressed in terms of number, biomass और energy. हम यहाँ पे नंबर, बायोमास और एनर्जी को इन सब के अंदर क्या करते हैं, पिरामिड्स बनाते हैं। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। हर एक पिरामिड का बेस जो है वो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाई द एपेक्स जो है वो टर्शरी ट्रॉफिक लेवल को और कंज्यूमर्स को डिनोमिनेट करती है। 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट आर यूजली स्टडीज़। यहाँ पे हम 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर्स का पिरामिड्स होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्राई वेट एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। और पिरामिड ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे यहाँ पे सी, दैट इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहला पिरामिड क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो प्रोड्यूसर्स के केस में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स जैसे कि अगर प्लांट्स ले रहे हो आप या फिर उनको ले रहे हो तो वो भी सबसे ज़्यादा हैं, उनकी रेंज देखो इतनी है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कम हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर अगेन कम हो गए और टर्शरी कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कम हो गए। पिरामिड ऑफ नंबर इज़ अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन अ इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। नेक्स्ट इज़ आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, ड्राई वेट। इसमें हम ड्राई वेट लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है इसमें याद रखने वाला, पिरामिड ऑफ जो हमारा ओशियंस वगैरह के अंदर पिरामिड होता है वो। भाई वो पिरामिड इन्वर्टेड क्यों होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ही ये बनता है, वो पिरामिड इन्वर्टेड क्यों होता है? क्योंकि इस केस में हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जू प्लैंक्टन्स ज़्यादा होते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड बनता है इस केस में। और ये किस केस में बन रहा है, बायोमास स्मॉल जो ओशियन वगैरह का पिरामिड होता है उस केस में, ठीक है। सी का पिरामिड हो गया ये पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप के केस में। नेक्स्ट हमारे पास जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये अगेन क्या है, इसमें कोई भी इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बोल दिया है कि इसको पढ़ लेना अच्छे से। देन एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कॉन्टेंट बायोमास और नंबर्स हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल। नो जनरलाइजेशन वी मेक will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. Simultaneously वो एक से ज़्यादा trophic levels में भी हो जा सकते हैं। One must remember that the trophic level represent a functional level. Trophic level किसको represent करता है, functional levels को। In the same ecosystem, functional level, not a species such है, जितनी भी species उनको वो नहीं करता है। A given species may occupy more than one trophic level. एक species more than one trophic level से connect हो सकती है in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer. Primary consumer है sparrow. When it eats seed, जब ये seed खा रही है उस टाइम पे ये primary consumer होगी. But अगर ये जब ये seed, fruit and peas को खा रही है उस टाइम पे तो ये primary consumer होगी. And secondary consumer when it eat insect. जब ये insect खाएगी तो क्या हो जाएगी, secondary consumer. And worms. So can you work out how many trophic levels human being function at in a food chain? तो आप इससे बता सकते हो कि ह्यूमन बींग कितने फूड चेन के साथ कनेक्ट है और कितने ट्रॉफिक लेवल्स के साथ कनेक्ट है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो 1 हो जाएगा, अगर वो वेजिटेरियन है तो वो 2 हो जाएंगे। इस तरीके से वो काफ़ी सारी ट्रॉफिक लेवल के साथ कनेक्ट करता है। In most ecosystem, all the pyramid of number of energy and biomass are upright. यहाँ पे वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इम्पोर्टेंट याद रखना कि जितने भी इकोसिस्टम है वो क्या है, अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास।
So producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also energy at lower trophic level is always more than the higher level. जो एनर्जी सबसे ज़्यादा छोटे लेवल पे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, जो हायर लेवल से एनर्जी कम होती जाएगी. देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन. एक एक्सेप्शन है इस केस में. इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन द बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट. अगर एक बिग ट्री पे आप देख रहे हो कि इंसेक्ट्स उनको खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स एक ही प्लांट को खा रहे हैं, तो उस केस में किस टाइप का पिरामिड बनेगा. नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर. स्मॉलर को लार्जर बर्ड्स खा रहे हैं, तो उस टाइम में किस टाइप का पिरामिड बनेगा. ड्रॉ द शेप ऑफ यू गेट. छोड़ो इसे. द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी के अंदर आप देख रहे हो जो पिरामिड है बायोमास का, जनरली इन्वर्टेड, बिकॉज the biomass of fish is far exceeded that of phytoplankton. is not that a paradox. मतलब ये वो चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, है ना. मतलब ये आपको बस याद रखना है, वो तो कुछ भी बोलते जाएं, उनका क्या है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या है, अपराइट होता है. कैन नेवर बी द इन्वर्टेड. ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सब एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट. सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसा बताया था कि एनर्जी हमेशा लॉस्ट होती है जब वो हाई लेवल पे जाती है. ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया. नेक्स्ट, however, there are certain limitations of ecological pyramid, such as it does not take into account for the same species belonging to or more trophic level. Same species के लिए ये pyramid नहीं लगेंगे. And assume a simple food chain, sometimes the almost never exist in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a vital role in the ecosystem. So guys, यहाँ पे आपके ये दो चैप्टर होते हैं कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, और उसके अंदर आपका जो है न्यूट्रिएंट साइकिल. ये बच गया है. मैं ट्राई करूँगी कि ये कल जो है वो, नहीं कल तो नहीं हो पाएगा, 2 लेक्चर और अभी लगेंगे इसके अंदर. तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको इन 2 चैप्टर्स को पढ़ के, इन 2 टॉपिक को पढ़ के अच्छे से रिवाइज़ करना है. एग्जाम्पल्स याद करनी है, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है उनको समझना है. बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने वाला है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. और लास्ट में ना मैं एक क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको. उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है सबने. अटैम्प्ट करने के बाद जो भी आपको आंसर उसका सही लगता है उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है. देन हम कल जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. तो तब तक के लिए टेक केयर और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहो. बाय बाय.